अस्सलाम वालेकुम। लास्ट ऑडियो में हमने देखा था कि इस्कीमिक हार्ट डिज़ीज़ क्या होती है। हमने एंजाइना के बारे में देखा था, हमने हार्ट अटैक के बारे में देखा था। उसमें से हमने लैब टेस्ट तक किया था, ट्रीटमेंट किया था और उससे पहले हमने जो है वो लोकेशन देखी थी कि कहाँ पे होता है एंजाइना और हार्ट अटैक में क्या डिफरेंस होता है। अब हम देखते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशंस और इसकी मॉर्फोलॉजिकल फ़ीचर्स। अब जो मॉर्फोलॉजिकल फ़ीचर्स का टेबल है वो ज़्यादा अच्छा जो है वो पैथोलॉजी में जो मीडियम रॉबिन्स है वहाँ पे बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं। देखें, बहुत आसान टेबल है। इसमें आपने ना इस तरह से देखना है कि देखें, सबसे पहले आपने ड्यूरेशन देखनी होती है, टाइम ड्यूरेशन। क्या आपसे ना पेपर में ऐसे आता है क्वेश्चन कि इतने घंटे हो गए हैं, इतने हफ्ते हो गए हैं, इतने महीने हो गए हैं, तो आपके पास जो है ना क्या आपको अपीयरेंस नज़र आएगी। आप जब उसका हार्ट देखोगे पेशेंट का, तो आपको माइक्रोस्कोपिक और ग्रॉस फीचर्स और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस क्या नज़र आएगी, ठीक है, मॉर्फोलॉजी क्या होगी। तो उन्होंने आपको टाइम ड्यूरेशन दिया होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस टाइम में क्या हुआ होता है हार्ट के अंदर, ठीक है। उससे आप उसकी स्टेज का पता लगाते हो कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहाँ तक पहुँचा है। तो सबसे पहले देखते हैं, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। कि मैंने पिंक हाइलाइटर से आपको जो है वो डिस्क्रिमिनेशन लाइंस बनाई हुई हैं। पहली जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेशन लाइन है वो है कि ऊपर हमारे पास डेज़ है, उसके बाद वीक्स हैं और बाद में मंथ्स हैं, ठीक है। डेज़, वीक्स, मंथ्स। अब डेज़ में मतलब डे, ठीक है, 1 डे, ठीक है, वीक्स और फिर हमारे पास मंथ्स, ठीक है। अब एक दिन के अंदर अंदर क्या होता है, लेस दैन 4 आवर्स में आपके पास कुछ भी आपको नज़र नहीं आता। आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में चेंजेस नज़र आते हैं जो हम मीडियम रॉबिन से देखेंगे। इसके अलावा 4 to 24 आवर्स याद रखना है। पहले दिन अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है हार्ट अटैक का, तो उसके अंदर आपको नेक्रोसिस नज़र आती है, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, ठीक है। आपने देखा था ना नेक्रोसिस की टाइप्स में, और आपने देखा था उसमें कि कोएगुलेटिव नेक्रोसिस जो होता है उसमें हार्ट इन्वॉल्व होता है, मतलब डिफरेंट ऑर्गन्स में अगर इन्फाक्शन होता है। तो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस आपको नज़र आती है पहले एक दिन के अंदर 4 से 24 घंटे। अगर पेशेंट 4 घंटे के अंदर अंदर आ रहा है फिर आपको नेक्रोसिस नज़र नहीं आएगी, लेकिन 4 से 24 घंटे के अंदर अंदर अगर वो आ रहा है तो फिर उसको आप उसके अंदर देखेंगे कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होगी उसके अंदर। और याद रखना है, जब भी कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होती है उसकी वजह से जो ग्रॉस चेंजेस आती हैं हार्ट में, वो ये आती हैं कि हार्ट जो है वो डार्क कलर का नज़र आता है आपको, ठीक है, डार्क कलरेशन होती है। नेक्स्ट आपके पास वीक्स आ जाते हैं। तो आपको पता है फर्स्ट वीक को आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। जो पहला पार्ट है फर्स्ट वीक का, मतलब 1 से 3 दिन, ठीक है। 1 से 3 दिन में क्या होता है कि हमारे पास न्यूट्रोफिल्स आते हैं और वो येलो कलर देते हैं हार्ट को, पेल येलो कलर। फिर आपके पास 4 से 7 दिन जो होते हैं उसके अंदर आपके आ जाते हैं मैक्रोफेजेस, ठीक है, जो पहले हफ्ते का दूसरा पार्ट है। उसमें आपके आ जाते हैं मैक्रोफेजेस और वो भी आपके हार्ट को येलो पेल कलर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपके 1 से 3 हफ्ते, ठीक है, 1 से 3 हफ्ते। अब 1 से 3 हफ्ते में याद रखना है कि जब आपके मैक्रोफेजेस आ गए थे तो यू नो दैट अगर ज़्यादा देर तक इन्फ्लेमेशन चल रही है वहाँ पर, तो क्या होता है, ग्रैनुलेशन टिश्यू बनना शुरू हो जाती है। और आपको पता है ग्रैनुलेशन टिश्यू में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कोलेजन होता है, फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं। अब देखिए यहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं, मतलब अब हमारे हार्ट का जो येलो पेल कलर था वो अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा, रेड कलर आना शुरू हो जाएगा ना, ठीक है। तो 1 से 3 वीक्स में आपके पास क्या होता है, मतलब कि दूसरा हफ्ता शुरू हो गया है, तीसरा हफ्ता शुरू हो गया है, उसमें आपके पास ग्रैनुलेशन टिश्यू की बनने की वजह से क्या होगा, आपका जो इन्फार्क्ट होगा जो कि येलो पेल कलर का था, उसका जो बॉर्डर होगा वो रेड कलर का होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मंथ्स हैं। अब खुद सोचें, काफ़ी देर से हमारे पास इन्फाक्शन चल रहा है, नेक्रोसिस चल रही है और अल्टीमेटली वहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइब्रोसिस हो जाएगी। और यू नो दैट जब भी हमारे पास फाइब्रोसिस होती है तो वहाँ पे वाइट स्कार अपीयर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके बहुत ही आसान है। पहले दिन में आपको जस्ट कोएगुलेटिव नेक्रोसिस नज़र आती है, ठीक है। फिर उसके बाद वीक्स के अंदर आपको न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस और ग्रैनुलेशन टिश्यू अपीयर होता है। फिर मंथ्स के अंदर बात चली जाती है, तो मंथ्स में आपके पास क्या होता है, फाइब्रोसिस हो जाती है और हमारे पास स्कार बन जाता है, ठीक है। फाइब्रोसिस हो जाती है और उसकी वजह से जो आपका होता है फाइब्रोसिस की वजह से स्कार बनता है, वो आपके हार्ट को वाइट कलर दे देता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसकी डिफरेंसेस देखने होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है इसकी मॉर्फोलॉजिकल फ़ीचर्स। फिर हम देखते हैं कि
कि इसकी जो है कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं। देखिए सबसे पहले आपके पास जो है एकदम से पेशेंट को हार्ट अटैक आया तो पहले जो हमारे पास लेस दैन 4 आवर्स में क्या होगा, पेशेंट को वहाँ पे एकदम से एरिथमिया हो सकता है। ठीक है, एरिथमिया हो सकता है, हार्ट अटैक हुआ, ठीक है, तो एकदम से उसके जो कंडक्टिव डेफिसिट्स आ सकते हैं, एरिथमिया हो सकता है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है, शॉक हो सकता है। ठीक है, एकदम से जब इन्फार्क्ट हुआ, उसके बाद देखें जब कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होती है, खुद सोचें हार्ट के अंदर कोएगुलेटिव नेक्रोसिस स्टार्ट हो गई है, एक हार्ट का मसल का एरिया जो है वहाँ पे नेक्रोसिस स्टार्ट हो गई, तो उसके वजह से क्या होगा, ठीक है, हार्ट के जो हमारे पास कंडक्शन प्रॉब्लम हो जाएगी तो एरिथमिया हो जाएगा। न्यूट्रोफिल्स की वजह से क्या होता है कॉम्प्लिकेशन में कि हमारे पास फाइब्रस पेरिकार्डाइटिस हो जाता है। फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस मतलब ये कि आपके न्यूट्रोफिल्स हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि पहले आपकी जो है वो शुरू में मैंने आपको बताया ना सब एंडोकार्डियम होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इंक्रीज़ करता है, ट्रांसम्यूरल हो जाता है। अब खुद सोचें जब हमारी सारी हार्ट की लेयर्स इन्वॉल्व हो गई, उसके बाद बाहर क्या बची है, पेरिकार्डियम। ठीक है, बाहर क्या बची है, पेरिकार्डियम। अब न्यूट्रोफिल्स आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्प्रेड करके इन्फेक्शन को क्या किया, जो पेरिकार्डियम है उसकी भी इन्फ्लामेशन कर दी, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस हो जाएगा। अब खुद सोचें हार्ट की कवरिंग के अंदर इन्फ्लामेशन हो गई है, वो फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस हो गया है, तो वहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन रब होगा ना, चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाएगी पेशेंट को, फ्रिक्शन रब होगा, हार्ट की जो हमारे पास लाइनिंग है उसके साथ क्या हो गया, वो अब हमारे पास फ्रिक्शन क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद मैक्रोफेजेस जब आते हैं ना तो वो क्या कर सकते हैं, वो हमारे वेंट्रिकुलर वॉल को रप्चर कर सकते हैं जिसकी वजह से कार्डियक टेम्पोनेट होता है। ठीक है, या इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को रप्चर कर सकते हैं जिसकी वजह से आप खुद सोचें जब हमारे वेंट्रिकल्स के दरमियान में सेप्टम ख़त्म हो गया है तो उसकी वजह से क्या होगा कि एक का ब्लड दूसरे के अंदर जाना शुरू हो जाएगा, तो शंटिंग हो जाएगी। इसके अलावा अगर पेपिलरी मसल इन्वॉल्व हो गया है तो उसकी वजह से क्या होगा, ऑब्वियसली कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, माइट्रल इनसफिशेंसी हो जाएगी ना, वॉल्व जो होगा हार्ट का वो प्रॉपर काम नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है कि अगर फाइब्रोसिस हो जाती है तो आपके हार्ट के अंदर जो पेशेंट का हार्ट होगा, नॉट योर हार्ट, ठीक है, उसमें क्या होगा, एनोरिज्म बन जाएगा। फाइब्रोसिस की वजह से एनोरिज्म हो सकता है, म्यूरल थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो सकती है। खुद सोचें हार्ट का जो हार्ट की वॉल है वो सारी डायलेट हो गई है, एनोरिज्म बन गया, उसके अंदर अब बड़े मज़े से म्यूरल थ्रोम्बस आके अटकेगा। ठीक है, और ड्रेसलर सिंड्रोम हो जाता है। तो ड्रेसलर सिंड्रोम सिंपली आप ये समझ लें कि जब हमारे हार्ट के अंदर इन्फ्लेमेशन हुई होती है ना तो इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाती है, और वो जो मतलब इम्यून सेल्स होते हैं ना वो वहाँ पे आके क्या करते हैं कि हार्ट मसल्स को फर्दर डैमेज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इम्यून सिस्टम हमारा एक्टिवेट हो जाता है इन रिस्पॉन्स टू डैमेज टू द हार्ट। तो ये देखें ये सारी इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, आपके पेपर में आती होती हैं, राइट द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हार्ट मतलब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, तो आपने लिखनी होती हैं कि आपको इतनी ज़्यादा अब पता चल गई है कि शुरू में शॉक हो सकता है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, एरिथमिया हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर न्यूट्रोफिल्स आते हैं तो वो फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस कर सकते हैं, मैक्रोफेजेस आते हैं तो वो हमारे वेंट्रिकुलर वॉल को रप्चर कर सकते हैं जिसकी वजह से कार्डिक टेम्पोनेट हो सकता है, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम को रप्चर करेंगे तो शंटिंग हो सकती है, पेपिलरी मसल को डैमेज करेंगे तो माइट्रल इनसफिशेंसी हो सकती है। इसके अलावा अगर वो फाइब्रोसिस कर देते हैं, फाइब्रोसिस अगर हो जाती है तो एनोरिज्म, म्यूरल थ्रोम्बस, ड्रेसलर सिंड्रोम। अब हम कुछ पिक्चर्स देख लेते हैं। पहली पिक्चर जो आपको ए नज़र आ रही है, यहाँ पे क्या हुआ है, थ्रोम्बोसिस ऑफ कोरोनरी आर्टरी, आपकी कोरोनरी आर्टरी में थ्रोम्बोसिस हो गई है। ठीक है, उसके बाद आप देखें कि ऐसी थ्रोम्बोसिस हुई है जिसमें इनकम्प्लीट ओक्लूजन है। ठीक है, मतलब कि पूरी तरह ये देखें इनकम्प्लीट ओक्लूड किया हुआ है कोरोनरी आर्टरी में थ्रोम्बस। ठीक है, बी में आप देखें यहाँ पे आपको कंप्लीट ओक्लूजन नज़र आएगी। ठीक है, और आपके पास जो 8.2 है यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है कि सब एंडोकार्डियल इन्फेक्शन हुई हुई है, सबसे अंदर वाली जो लेयर है हार्ट की वो जस्ट इन्वॉल्व हुई हुई है। ठीक है, 8.3 में आपको कंट्रैक्शन बैड नेक्रोसिस जो कैल्शियम की वजह से होता है वो दिखाया हुआ है। 8.4 में आपको मायोकार्डियल इन्फेक्शन का बताया हुआ है कि यहाँ पे कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। अब देखिए कोएगुलेटिव नेक्रोसिस का जो हॉलमार्क होता है ना वो ये होता है कि जो आपके सेल्स होते हैं उनके न्यूक्लियस जो होते हैं वो लॉस होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आपने नेक्रोसिस में देखा था ना कि वहाँ पे पेक्नोसिस, कैरियोरेक्सिस, कैरियोलाइसिस, तो आपको कोएगुलेटिव नेक्रोसिस का हार्ट अगर आप देखते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर उसका ये होता है कि जो सेल्स होते हैं उसके अंदर आपको न्यूक्लियस नहीं नज़र आते, जैसे आपको यहाँ पे कोई न्यूक्लियस नज़र नहीं आ रहा, सेल्स के अंदर लॉस हो गया तो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस हो जाएगी। फिर आपके पास जो नेक्स्ट वन दिखाया हुआ है यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स आए हुए हैं। ठीक है, बी में आपको न्यूट्रोफिल्स दिखाए हुए हैं, न्यूट्रोफिल्स आ गए हैं। उसके बाद देखें 8.5,
इसमें देखें सबसे ए वाली जो फिगर है यहाँ पे फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस दिखाया हुआ है जो कि न्यूट्रोफिल्स की वजह से होता है, ठीक है। उसके बाद आपको बी में दिखाया हुआ है कि यहाँ पे वेंट्रिकुलर फ्री वॉल रप्चर कर गई है जो कि मैक्रोफेजेस की वजह से होती है। सी में आपके पैपिलरी मसल डैमेज हो गए हुए हैं, रप्चर हो गए हैं जो कि मैक्रोफेजेस की वजह से होते हैं। उसके बाद आपके पास जो है 8.6 में दिखाया हुआ है, सबसे पहले ए में स्कार बना हुआ है ग्रॉस अपीयरेंस में, बी में आपके पास माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस दिखाई हुई है कि वहाँ पे स्कार फॉर्मेशन फाइब्रोसिस हो गई हुई है, ठीक है। मतलब कि स्कार फॉर्मेशन में आपको माइक्रोस्कोपिक पिक्चर में क्या नज़र आता है, वाइटिश, और ग्रॉस में भी आपके पास वाइट अपीयर होता है। और फिर हमारे पास 8.7 में दिखाया हुआ है कि यहाँ पे वेंट्रिकल के अंदर एनोरिज्म फॉर्मेशन हो गई हुई है, मतलब वो डायलेट कर चुका है। नेक्स्ट वी हैव अमंग द इस्केमिक हार्ट डिजीज़ विच इज़ अ सडन कार्डियक डेथ। सडन कार्डियक डेथ क्या होती है, इसके नाम से आपको पता चल रहा होता है कि जैसे कार्डियक डिजीज़ होती है उसकी वजह से अनएक्सपेक्टेड डेथ हो जाती है कि बंदा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता और एकदम से डेथ हो जाती है। और वो डेथ जो होती है वो विदाउट सिम्टम्स भी हो सकती है। देखिए बड़ा पेशेंट जो है वो एकदम से कोई सिम्टम्स नहीं आए मर गया, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं हार्ट अटैक से मर गया। यहाँ क्या होता है कि उसको सिम्टम्स आए और 1 घंटे के अंदर जब वो मर जाता है तो उसको भी आप सडन कार्डियक डेथ कहते हैं। ये नहीं कहना सिर्फ सर पूछा जाए सडन कार्डियक डेथ क्या होती है, विदाउट सिम्टम्स बंदा मर जाए, नहीं। अगर सिम्टम्स आते हैं उसके, अगर सिम्टम्स नहीं आते तो, अगर सिम्टम्स आते हैं तो 1 घंटे के अंदर डेथ हो जाए तो उसको हम सडन कार्डियक डेथ कहते हैं। और ये क्यों होती है, मोस्टली आपके एरिथमियास की वजह से डेथ होती है, ठीक है। मोस्ट कॉमन इसका कॉज क्या होता है कि एकदम से एक्यूट इस्कीमिया हुआ है, पेशेंट को पहले से आर्टेरियोस्क्लेरोसिस था, उसकी वजह से एकदम से आर्टरी ब्लॉक हो गई, उसकी वजह से हार्ट अटैक हो गया। लेस कॉमन कॉजेज़ में ये हो सकता है कि माइट्रल वॉल्व प्रोलैप्स हो सकता है, कार्डियोमायोपैथी हो सकती है, कोकेन अब्यूज़, ठीक है। ये तीनों, ये जो माइट्रल वॉल्व को प्रोलैप्स है ये भी हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है, कार्डियोमायोपैथी, इनकी वजह से क्या होता है सडन कार्डियक डेथ हो जाती है। फिर आता है आपके पास 5th नंबर पे, दैट इज़ एक्चुअली द 4th नंबर, ठीक है, कि यहाँ पे क्रोनिक इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, ठीक है। ये आपका इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ का लास्ट आपका है कि पुअर मायोकार्डियल फंक्शन ड्यू टू क्रोनिक इस्कीमिक डैमेज। बहुत अरसे से हमारे पास हार्ट के अंदर इस्कीमिक डैमेज होता जा रहा था, इन्फेक्शन नहीं था, वैसे ही कोई हार्ट को मसल को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रही थी, इस्कीमिक डैमेज था बहुत अरसे से, और उसकी वजह से क्या हो गया कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो गया, जो हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है, तो उसको हम कहते हैं क्रोनिक इस्कीमिक हार्ट डिजीज़। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ फ्रॉम योर बुक पैथोमा।